इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, डैट इज़ द मनी एंड क्रेडिट। इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड SHG, दैट इज़ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके सिवा भी कई सारे माइनर टॉपिक्स हैं, हमें वो भी डिस्कस करने हैं, लेकिन ये मेजर टॉपिक्स है जो इस लेक्चर के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ सी मनी, स्टार्टिंग विद द मनी। मनी क्या होता है? मनी मनी को आपको बस ये याद रखना है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहने का मतलब कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पर गए, शॉप पर आपने ग्रॉसरी ली और बदले में आपने कुछ रुपीज़ उनको पे किया। तो आपने रुपी पे किया और बदले में ग्रॉसरी ली, तो ये क्या हुआ? एज अ एक्सचेंज की तरह आपने यूज़ किया कि इसको देने के बाद आपने कोई चीज़ खरीदी। ये हो गया आपका व्हाट इज़ मनी का। ठीक है। नाउ एक और बात याद रखनी है, मनी को कौन इशू करता है इंडिया के अंदर? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इंडिया के अंदर इसी बैंक के पास राइट है क्या कि वो जितनी भी करेंसीज हैं, पर्टिकुलरली नोट्स, उसको इशू करें। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, देखो, बार्टर सिस्टम जो है एक पुराना सिस्टम, मतलब पहले ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल, नॉट 50 साल के लो, आप 200 साल पहले, 300 साल पहले कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, है ना। तो उस केस में क्या होता था कि जो कमोडिटीज़ है ना, कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ ली जाती थी। मतलब अगर आप एक सामान लोगे तो दूसरे सामान आपको बदले में मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ, कमोडिटीज़ के बदले आप एक कमोडिटीज़ दोगे तो आपको दूसरी कमोडिटीज़ मिलेगी। मतलब आप एक सामान दोगे तो आपको दूसरा सामान मिलेगा। इसे हम कहते क्या? इसे हम कहते बार्टर सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या होता है कि व्हाट वन पर्सन डिजायर्स टू सेल मस्ट बी एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय। इस सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो एक बंदा बेचना चाह रहा है, सामने वाला भी हो कि वो उस चीज़ को खरीदना चाह रहा हो, तभी तो पॉसिबल है। क्योंकि अगर मान लो आपको क्लोथ्स चाहिए और आप एक मार्केट में गए, लेकिन मार्केट में किसी को क्या नाम आप और आपके पास शुगर है, लेकिन मार्केट में कोई शुगर लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या होगा? क्या आप अपने सामान को बेच पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं बेच पाओगे। तो यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कहने का मतलब जो चीज़ आपको खरीदनी है और जो चीज़ आपको बेचनी है, मतलब जो आपको खरीदनी है वो भी खरीदार कोई होना चाहिए, और जिस चीज़ आपको बेचनी है वो भी चीज़ आपके जो चीज़ आप खरीदनी है वो भी बेचने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और साथ साथ जो आप क्या करोगे, बेचोगे, उसको भी खरीदने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन ये हर बार ज़रूरी तो नहीं ऐसा हो, इसलिए इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। मतलब ये फिक्स नहीं है कि हमेशा हो ही जाएगा। तो ये एक तरह का लक कह लो। लक है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये हमें बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम दिखती है। साथ साथ ये कि इसमें आप एक और चीज़ देखोगे, अगर आपको सामान के बदले सामान चाहिए, कई बार इसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको सामान कैरी करके ले जाना पड़ेगा। तो एक जो है हैंडल करने का जो इशू है, वो भी एक प्रॉब्लम थी। क्या? हैंडलिंग का इशू। ये प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशन है किसकी? बार्टर सिस्टम की, हैंडलिंग इशू। उसके साथ साथ जब आप सामान लेकर जाओगे तो चोरी की भी प्रॉब्लम होगी, कोई चोरी ना कर ले, थेफ्ट का इशू है। साथ साथ अब मान लो बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स की बात करें, अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो रहा है। जो चीज़ आपको बेचनी है वो उसका ख़रीदार नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि वो 2-3 दिन के अंदर ख़राब हो जाए। तो फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं क्या, कि मनी मनी इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। कैसे? पहला है इजी टू एक्सचेंज, कि ईजिली एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब अब ऐसा नहीं है, सॉरी, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको वो सामान चाहिए, कि डबल कोइंसिडेंस नहीं चाहिए। आप सिंपली मनी दो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एज ए, क्योंकि स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो ये आप इजीली कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, फ्यूचर में भी आप इजीली पेमेंट्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आज अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप फ्यूचर में पेमेंट करो। ये ऑप्शन हमारे पास बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं होता है ना।
सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि आज तो हमारे पास मनी है, नोट्स हैं, कॉइन्स है, कई शुरू से ऐसा था हमारे पास? नहीं, पहले होता था बार्टर सिस्टम, जो हमने अभी बात की, मतलब कि कॉमोडिटीज़ के बदले कॉमोडिटीज़। उसके बाद आया जो किंग्स वगैरह का टाइम आया, तो वहाँ पे हमने देखा मेटेलिक कॉइन्स, जिसमें बहुत सारे जो हैं उन्होंने बहुत सारे किंग्स ने अपने पिक्चर्स को बनवाया उस पर कॉइन्स के ऊपर, है ना, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ये सब कॉइन्स थे। कुछ कॉइन्स तो अभी भी सर्कुलेशन में, बट ये जो कॉइन्स हैं मेटेलिक कॉइन्स, जैसे गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर के, ये आज के टाइम में बहुत कम दिखते हैं आपको, पर्टिकुलरली गोल्ड और सिल्वर के। फिर आता है इसके बाद मॉडर्न करेंसी। मॉडर्न करेंसी के अंदर आता है पेपर नोट्स और कॉइन्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो कि सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर क्या है, आरबीआई जो इशू करती है उसको कहते हैं मॉडर्न करेंसी। जो नोट्स और जो कॉइन्स है इसको मॉडर्न करेंसी के अंदर काउंट्स किया जाता है। इससे एक कदम और आगे बढ़े तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बैंक डिपॉजिट्स। अब देखो कई बार होता है चेक के थ्रू भी पेमेंट्स होती है ना, उसके साथ साथ आपने एक पढ़ा होगा डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी, मतलब जो बंदा सेविंग करता है, अब मान लो आपने कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए लेकिन आपको निकालना है, तो वो जब चाहो आप तब निकाल सकते हो। आपने 10,000 जमा की हो, 5,000 की हो, जितना भी जमा किया हो, लेकिन आपको जब भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हो, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। और भी है ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मनी में इवॉल्व आ रहा है, मतलब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर हमें कई सारी चेंज देखने को मिल रही है, कई सारी स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कहलाती है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि कैसे मनी का जो इवॉल्वमेंट हमें ओवर द टाइम देखने को मिल रहा है, इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी में। अब आता है अच्छा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर हमने देखा एक है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, जो आरबीआई जो है ना, आरबीआई इशू करती है। और एक टर्म है लीगल टेंडर, ये आपको उतना ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना लीगल टेंडर की जब भी बात होती है इसका मतलब कि वो करेंसी को कोई ना कोई बैकिंग है। अगर मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी जो है नोट बना दिया और वो मार्केट में सर्कुलेट कर देगा तो एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब आरबीआई उसकी गारंटी लेती है कि हाँ ये नोट जो है ये किसी भी डेप्ट को चुकाने के लिए, या किसी भी डेप्ट को, हाँ किसी भी डेप्ट को चुकाने के लिए जो है लेजिट है। ये चीज़ जो है आरबीआई इसको पावर देती है करेंसीज और नोट्स को। डिपॉजिट जिसकी मैंने अभी बात की आपसे, जो हम डिपॉजिट्स करते हैं मनी को बैंक के अंदर, वो जिसको कभी भी आप निकाल सकते हो ऑन डिमांड, जब चाहो आप तब, जब चाहो तब बैंक से निकाल सकते हो, ऐसे डिपॉजिट्स को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। फिर आता है चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा क्या होता है कि आपको अगर किसी को सैलरी देनी है, या फिर कई बार जो पेमेंट आप चेक से भी करते हो, क्या आपने जिसको आपने मान लो आपकी कोई आप एक एम्प्लॉयर हो, है ना, आपकी एक कंपनी है और आप अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसमें उस एम्प्लॉय का नाम लिख दोगे और अमाउंट लिख दोगे जितना करना है, वो अब वो चेक लेके जाएगा बैंक में और वो वहाँ से क्या होगा, उसको वो सैलरी मिल जाएगी। तो ट्रांजेक्शन का एक एक फॉर्म क्या है, चेक भी है। जब चेक के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम चेक के बारे में और समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जो पे कर रहा होता है उसको हम कहते हैं पेयर, जिसको पे कर रहे होते हैं, देखो जैसे ये पेयर जिसके भी नाम से ये यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जिसका साइन जैसे ये सालिम है ना, तो सालिम क्या कर रहा है, पे कर रहा है, तो सालिम इज पेयर। किसको पे कर रहा है, प्रेम कुमार को, तो प्रेम कुमार इज पे, मतलब जो अमाउंट रिसीव करता है उसको पे ही कहते हैं, जो पे कर रहा है उसको पेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी, ये देख लो, ये अकाउंट नंबर होता है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे ब्रांच कोड होता है, ये चेक नंबर होता है, और ये कोड होता है जो बैंक यूज़ करती है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बैंक के बारे में। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका। देन एक टॉपिक है हाउ बैंक्स क्रिएट मनी। बैंक जो है वो कैसे क्या नाम कहते हैं, मनी क्रिएट करती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझना है। बैंक की जब भी बात करते हैं, बैंक को क्या कहते हैं, एक कहते हैं ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी ठीक है, ये है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। जब भी हम किसकी बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैंक में पैसे को डिपॉजिट करेंगे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपॉजिटर्स। ये बैंक है, ये बैंक हो गया। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, वो बैंक जाएंगे किसके लिए, लोन के लिए, बोरोवर्स, है ना। तो कुछ लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे, कुछ लोग बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे। इन्होंने डिपॉजिट किया सेविंग के लिए, है ना। और देखो
बैंक में जब कोई भी बंदा जब पैसे डिपॉजिट करता है तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। और जब कोई लोन लेगा तो भी उसको जब वो रीपे करेगा लोन को, तो उसको भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखना, जो डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द जो लोन वालों को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ठीक है। तो एक आता है कि बैंक का इसमें क्या फ़ायदा है। तो बैंक का फ़ायदा ये होता है कि जो लोन के थ्रू इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से आप माइनस कर रहे हो जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो किसके ऊपर, डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। तो वो वाला अमाउंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बैंक मनी, ठीक है। ये बात समझ में आई कि बैंक किस तरह से जो है मनी का यूज़ करती है। अच्छा, अब बैंक कैसे पैसा बनाएगी। अब इसमें क्या है कि देखो, बैंक्स में जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं वो कभी भी अपने पैसे की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं ना अगर 10 लोगों ने पैसे डिपॉजिट किया है तो 10 के 10 लोग जो है एक ही बार पैसा लेने के लिए आ जाए। तो एक ये होता है कि बैंक को ना कुछ पोर्शन जितने भी डिपॉजिट्स आए उसके उसके उसको अपने पास रखना पड़ता है। जैसे अभी के हिसाब से बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका 5% उनको कैश में रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई जिन्होंने जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा लेने के लिए आए तो आप उसको ईजिली रिटर्न कर सके। बाकी पैसे वो क्या करती है, बैंक लोन के पर्पज़ के लिए दे देती है और वहाँ से फिर वो क्या करती है, इंटरेस्ट कमाती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। 95% बच गया लोन्स के लिए, ये लोन्स में दे देती है, सॉरी, ये इस तरह से ये इंटरेस्ट कमाती है और जिससे बैंक का फायदा होता है। इस तरह से मनी क्रिएशन होता रहता है बार बार। इसको कहते हैं हाउ बैंक्स क्रिएट मनी। ये आप इसको नोट्स में बाकी पढ़ लेना जो भी। अब लोन के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जब लोन लेता है तो लोन आप देखोगे हर कोई नहीं लेता। लोन कौन लेगा भाई, कोई भी कर्ज लेगा तो जिसको ज़रूरत होगी वही लेगा। तो ये जो है लोन लेना कैसा है, देखो कोशिश तो हमें यही करना चाहिए कि लोन से जितना बच सके उतना अच्छा है, बट हमारी ज़रूरत भी होती है तो उस ज़रूरत को पूरा भी करना है। तो जो लोन है ना, ये दो तरह की सिचुएशन प्ले करती है। कई बार पॉजिटिव रोल होता है किसी के लिए, तो कई बार जो है नेगेटिव रोल होता है, ठीक है। पॉजिटिव रोल, ये 2 केस स्टडी है एनसीईआरटी के अंदर, आप दोनों इसको रीड कर लेना। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा था कि अगर आप चाहो तो यहीं रीड कर लो। और ये वाला पोर्शन नाउ आपको क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव रोल का मतलब कि आपने लोन लिया और वो लोन आपके लिए बेनिफिशियल रहा। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया और उस लोन की वजह से क्या हुआ, आपकी जो स्टार्टअप, आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, वो काफ़ी प्रॉफिट में हुई और एक आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। तो आपके लिए लोन ने क्या किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया। एक तरफ फार्मर्स को ले लो, उन्होंने क्या किया, लोन लिया। एग्रीकल्चर के लिए कई सारे इनपुट चाहिए होता है और उन्होंने उस लोन से क्या किया, जितनी भी इनपुट्स थी वो सारी चीज़ें खरीद ली। उन्होंने एग्रीकल्चर की जो सारी प्रैक्टिसेस है परफॉर्म करने के बाद अचानक से कोई क्लैमिटी आ गई, डिजास्टर आ गया, जिसकी वजह से उनका फसल क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब उसको क्या करना था, जैसे ही हार्वेस्टिंग के बाद उसको रीपे करना था लोन। अब उस केस में क्या हुआ, उनके पास तो पैसे हैं नहीं लोन को रीपे करने के लिए, लेकिन जिससे लोन लिया उसे तो देना पड़ेगा बैंक को या मनी लेंडर्स को। तो उस केस में क्या होगा, उसको लोन लेने के लिए क्या करेंगे, दोबारा एक फ्रेश लोन लेंगे और उस लोन से क्या करेंगे, जो पुराना वाला लोन हो उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरह की जो अगले साल है, अब देखो डबल बर्डन बढ़ गया। इस तरह से बर्डन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और एक साइकिल में फंस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप सिचुएशन, ठीक है। ये यहाँ पे a vicious cycle where people must borrow more money just to repay existing loans because their income remains insufficient, ठीक है। ये चीज़ हमें देखनी है। मैंने बताया दोनों सिचुएशन कि जब आप ऐसा होता है कि लोन को रीपे नहीं कर पाते हो और आप उस साइकिल में फंस जाते हो कि जब आप दोबारा पूरी तरह से कभी लोन रीपे कर ही नहीं पाते, उसी को डेब्ट ट्रैप सिचुएशन कहते हैं। पॉजिटिव रोल मैंने बताया, जब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो लोन तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रोल। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में, है ना। अब जब लोन की बात कर रहे हैं तो लोन के अंदर देख रहे हैं, देखो लोन के जो सोर्सेज हैं ना, 2 तरीके से लिए जा सकते हैं। जैसे इसको देखना है, लोन जो है वो कहाँ से लोगे आप, एक तो आप कहोगे सर बैंक से लेंगे, ठीक है, बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, इनसे ले लेंगे। और दूसरी तरफ आपका जो इनफॉर्मल सोर्स है, ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल में क्या है, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, मनी लेंडर से ले लिया। ये सब क्या है,
ये सारे आपके इनफॉर्मल सेक्टर हैं। अब इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली रूरल इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे, जो गांव देहात वाला एरियाज़ है वहाँ पे लोन का रेशियो क्या है, मतलब कौन से सेक्टर से कितना लोन जाता है ये हमें देखना है। तो मैक्सिमम लोन 51%, अच्छा है। कहाँ से लेते हैं हम? कमर्शियल बैंक से। इसका मतलब मेनली बैंक से जो है 51% लोन लिया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ना इससे MCQs आ जाएंगे कि मैक्सिमम या फिर मेजोरिटी जो लोन है रूरल इंडिया के अंदर कहाँ से लिया जाता है, तो वो याद रखना है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मनी लेंडर्स, देखो मनी लेंडर्स का अच्छा खासा सेगमेंट्स, ये कितना है इनका 23%। जो लोग लोन लेते हैं वो किससे लेते हैं? मनी लेंडर से। फिर लैंडलॉर्ड से या फिर अदर फॉर्मल एजेंसी से। कोऑपरेटिव से कितना लेते हैं? 10%। अदर इनफॉर्मल एजेंसी से 3%। और जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है 7%। ये क्या एक डाटा है कि लोन रूरल इंडिया के अंदर कौन कौन सोर्स से लिए जाते हैं। अब ये समझना है हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर देखो क्रेडिट और लोन दोनों सेम चीज़ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मल के अंदर, फॉर्मल सेक्टर का मतलब आप कहाँ से लोन ले रहे हो, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ लोन भी कहते हैं। तो फॉर्मल के अंदर दो आएगा, या तो आप बैंक से लोगे या कोऑपरेटिव से लोगे। इनफॉर्मल के अंदर इसमें आप मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इन सब से लेते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। फ़र्क क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर के अंदर जब आप लोन लेते हो ना या क्रेडिट लेते हो तो कितना आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है? लो होता है, कम होता है। सिमिलरली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाई होगा। कंपैरेटिव इसके कंपैरिजन में तो हाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 8% है तो यहाँ आपको 15%, 14% इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, अब जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है, जिससे आप लोन ले रहे हो ना बैंक और कोऑपरेटिव को, वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट नहीं लगा सकती कि हाँ इतने इंटरेस्ट पे हम आपको लोन देंगे। क्यों? क्योंकि उसको मॉनिटर करने के लिए कोई है। वो कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडीज नहीं होती जो क्या करेगी, इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, और जो है क्या नाम के जो नेचर टर्म्स एंड कंडीशन वो भी क्या होता है? एक्सप्लॉयटेटिव होता है। नाउ यहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे? फॉर्मल सेक्टर में। क्या आप ऐसे नहीं है, आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें एक फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा तब जाके लोन लेगा। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती और वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। यहाँ पे अक्सर ये ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपको लोन देने वाला है ना वो कौन है? गाँव का लैंडलॉर्ड है, ठीक है, या मनी लेंडर है। वो आपको पर्टिकुलरली जानता है, वो है ना। तो उसको जो है क्या नाम कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। फिर है, हमने देखा ये कॉमन होता है कहाँ पे? अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में। और ये हमें पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ तो है नहीं अगर हम बात करें इसकी, इनफॉर्मल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? एक तो ये कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो है इनकी लैंडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाए। मतलब कि रूरल एरियाज़ के अंदर होता है क्या? पहली बात तो बैंक्स बहुत कम है, और उसके अंदर जो प्रोसीजर है लोन का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आसान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और कोऑपरेटिव्स को इस्टेब्लिश करना है। कहाँ पे हमें इस्टेब्लिश करना है? रूरल एरियाज़ के अंदर। सेकेंड, फॉर्मल लोन्स को वही करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये दो चीज़ जो मैंने आपको बताई, और अवेयरनेस भी फैलानी है। कई बार लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि किस तरह से लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसकी अवेयरनेस भी ज़रूरी है, ठीक है। अब एक होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर आपको लोन चाहिए, ऐसे तो नहीं मुँह उठा के गए लोन मिल जाएगा, है ना। उसके कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो देखना पड़ेगा। पहली बात तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब सिंपली ये है कि लोन एग्रीमेंट, जब आप लोन लोगे ना तो एक एग्रीमेंट होती है कि क्या क्या होता है उसके अंदर। कि पहली बात तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा। मान लो कि आप लोन लेने के लिए गए, आप 4% पे इंटरेस्ट रेट है, 5% पे है, क्या इंटरेस्ट रेट है ये बताना है। रीपेमेंट मोड क्या है? आप हाफ ईयरली करोगे, मतलब आप 6 मंथ पे करोगे, या मंथली करोगे, या साल में करोगे, एनुअली, ये होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। एक होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? एक जिसको आप सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ करते हो, है ना, जो आपको गारंटी दे कि हाँ भाई ये जो कोलेट्रल है ये क्या करेगा। अगर आप इन केस अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते हो तो बैंक के पास राइट होगा कि वो आपके एसेट को सेल करके क्या कर ले, सेल करने के बाद जो है वो अपना लोन रिकवर कर ले।
एक होता है लॉन टेन्योर, कि मतलब कितने वक्त तक के लिए लोन चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, ये आ जाएगा लॉन टेन्योर के अंदर। एक लास्ट हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर है जितनी भी चीज़ें, जो प्रोसीजर्स हैं, आपकी जो आईडीज़ ली जाएंगी, आपके क्या नाम कहते हैं जो साइन है, आपके साइन लिए जाएंगे, उसके साथ साथ आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं कोलेट्रल की। क्या होता है कोलेट्रल? देखो, जब भी हम कोलेट्रल की बात करते हैं, एन एसेट दैट बोरोवर ऑन्स, जब भी आप लोन लेने के लिए मतलब जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, कार है, जो भी आपके पास ऐसा है कि आप उसको फ्यूचर में बेच सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो बैंक उसको एज अ गारंटी के तौर पे उसको यूज़ करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलेट्रल कहते हैं। जो कि अगर इनकेस अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको जो बैंक जो है उसको सेल करने के बाद वो अपना जो पैसे है वो रिकवर कर सकती है। नाउ लास्ट टॉपिक, दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? देखो, अब जैसे मैंने कहा ना कि एक जैसे हमने क्या तरीका किया है जिसकी वजह से हम इनफॉर्मल जो सेक्टर पे जो हम डिपेंडेंट है लोन के लिए, उससे कैसे कम कर सकते हैं। तो एक हमने पढ़ा था बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना है ना, एक तो ये हो गया। फिर हमने पढ़ा प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर। उसके साथ साथ एक और है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये भी एक अच्छा आइडिया है लोन लेने के लिए, जहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है। होता है क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्या होता है कि एक गांव के या फिर आसपास के 3 4 10 15 घर के लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं, फिक्स नहीं है, टिपिकली इतना ही होते हैं। वो एक साथ क्या करते हैं, एक पूल बनाते हैं। पूल इन द सेंस नहाने वाला नहीं, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब वो रेगुलरली क्या है, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, वो कहते हैं कि वीकली या मंथली बेसिस पे सेविंग करते हैं। और होता है क्या है कि उन्हीं में से जब किन्हीं जो उनके ग्रुप में से किसी को ज़रूरत है, तो उन्हीं में से उसको वो अमाउंट दे दी जाती, या तो क्या नाम कहते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे, या फिर बिल्कुल भी विदाउट इंटरेस्ट रेट पे उनको दे दिया जाता है वो लोन। तो इसकी वजह से क्या, उनको मनी लेंडर से लोन नहीं लेके उनको आपस में ही क्या होता है, आपस की ज़रूरत है वो उसकी पूरी हो जाती है लोगों की। यहाँ पे कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो, एक जो दूसरा एक कोऑपरेटिव्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, तो इसे समझना है क्या होता है। अब इसमें होता है क्या है, वो लोग जो एक ही प्रोफेशन में है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं। और जो उनकी नीड होती है, कई बार लोन वगैरह ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपस में ही ले लेते हैं। और वो पूल करते करते मनी को उनके पास इतना पैसा हो जाता है, वो उसे एज अ कोलेट्रल के फॉर्म में लेके क्या करते हैं, जो बैंक है उससे वो लोन ले लेते हैं, और फिर उस लोन को जो है आपस में डिसबर्स कर लेते हैं जिस हिसाब से उसको चाहिए, जिनकी जितनी ज़रूरत है, लो इंटरेस्ट रेट पे। ये है कोऑपरेटिव्स का फंक्शन। एक और चीज़ है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? इसका इंस्पिरेशन आता है, एक प्रोफेसर है बांग्लादेश के, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस, है ना। तो मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज़ विनर है, और इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस मॉडल स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बढ़ गई। ठीक है ना। तो इन्होंने एक ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया बांग्लादेश के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया? इसने, मोहम्मद यूनिस ने, जिन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस मतलब बहुत छोटे छोटे लोन दिए जाएंगे, नेग्लिजिबल, या फिर कह लो कि विदाउट इंटरेस्ट रेट पे, जिनको भी ज़रूरत है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन कमेंट।